नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Once again I welcome all you on board for the topic of human resource development. Let's start with today's lecture, which is actually the continuation of our previous lecture, that is performance management and coaching. हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कुछ पैरामीटर्स को हमने टच किया था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, लाइक परफॉर्मेंस इटसेल्फ क्या होती है, देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कुछ पैरामीटर्स, उसका एक मॉडल था, 3 स्टेप्स थे, उनको हमने वन बाय वन टच किया था. आज हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को आगे लेके चलेंगे, लेकिन इसमें हम लोग फर्दर स्लाइड्स में या फर्दर लेटर ऑन इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल बी टचिंग द कोचिंग. मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात पॉइंट आउट की थी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को मैं एक लिहाज से HRD में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे देखता हूँ. रीज़न कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. बहुत सी चीज़ें आप इसके थ्रू अचीव कर लेते हैं या कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए, कुछ चीज़ों को देखते हुए, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आप बहुत सारे काम अचीव कर लेते हैं, रादर देन कि आपको कोई उसके लिए हाई टेक किस्म की कोई स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड हो. तो बेहतर ये है कि जो चीज़ आप परसीव कर रहे हो उस चीज़ को होने से पहले ही आप रोक लें. सो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और कोचिंग जो है ये एक्चुअली वही काम करता है कि जो चीज़ आप फील कर रहे होते हैं या आपको लगता है कि हाँ ये इशू फ्यूचर में हो सकता है, वो इसके थ्रू आप रिमूव कर लेते हैं. अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट खाली इंडिविजुअल की नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी होती है, लेकिन उस पॉइंट को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अच्छा, एक और चीज़ इसमें याद रखें आप कि ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ये प्योरली HRD जो प्रोफेशनल है ये उसका काम है. बाकी चीज़ों में तो आपने कुछ रोल आपने प्ले करना होता है, कुछ लाइन मैनेजर ने प्ले करना होता है, कुछ काम किसी और ने करना होता है, आप मिलजुल के आप काम करते हैं. लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो होली सोली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. आप अगर इस फंक्शन को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि आप बाकी कामों को भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे. अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और कोचिंग जो है स्पेसिफिकली, इसको मैं कहता हूँ कि ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है, इसमें आपकी अपनी साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है, इसमें आपका जो न्यूट्रल बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा. उसी के साथ साथ आपके जो अपनी बायसनेस है आपने उसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये आपके एक इनर ग्रूमिंग जो है वो उसको भी शो करता है. तो ये चीज़ें करते हुए आप एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपर / कोचर के तौर पे आप अपना रोल प्ले कर सकेंगे. हम लोग पढ़ रहे थे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स, उसी की एक कंटिन्यूएशन है यहाँ पे. अब क्योंकि पीछे हमने जो लास्ट टाइम स्टडी किया था वो था कि आपने उस मीटिंग में या उस मीटिंग का जो आपका एजेंडा है वो क्या होगा. इसमें अब सुपरवाइजर से हम आगे लेके चलेंगे. सुपरवाइजर्स, कीप इन माइंड नाउ दिस इज योर एडजस्टमेंट, ये आपके लिए है. फर्स्ट पॉइंट, लिसन केयरफुली. अच्छा, जो लिसनर होता है, एक होता है स्पीकर होता है, person who keeps on talking and speaking and telling and saying and chewing things, लेकिन एक होता है जो खामोशी से बस सुनता है. ये जो खामोशी से सुनने वाला जो रोल है, जैसे भी कहते हैं ना कि खामोशी एन इबादत है, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आपके मुंह से बहुत सारी चीज़ें जो गलत निकल सकती हैं, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, बहुत सारी बातें पता चल सकती हैं या निकल सकती हैं, वो उससे रोक लेता है, बहुत सारे गुनाहों से बचा लेता है. सो उसी तरह जो शख्स खामोशी से सुनने का आदी हो वो बहुत सारी बातें होने या बहुत सारे काम होने से पहले ही चीज़ों को समझ लेता है. सो even if you are in that meeting या आप other than that आप you are having a conversation with someone,
फर्स्ट लिसन टू द पर्सन। आपने अपना एक एजेंडा बता दिया, उसके बाद आप उसको खामोशी से सुने। whatever that person have in mind or whatever that person wants to say, let that person say openly. Next, ask for example, question and solution. अगर वो कोई बात बोल रहा है, कोई शख्स आपसे कोई बात बोल रहा है, ask that person to give an example of that situation, या उस चीज का कोई एग्जाम्पल दे, कोई एविडेंस प्रोवाइड करे। इस एग्जाम्पल को अगर आप एविडेंस के साथ लिखना चाहें, या इस एग्जाम्पल के साथ एविडेंस आप ऐड करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर किसी को सुन रहे हैं और कोई शख्स आपको कोई चीज़ बता रहा है, तो उस बताने में अगर वो एग्जाम्पल्स देगा तो आपको वो चीज़ ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगी। मैं इसको हमेशा इस तरह कहता हूँ, लेट्स से कि पर्सन इज टेलिंग अबाउट हिज सुपरवाइजर फॉर मैल ट्रीटमेंट। यू कैन ऑलवेज आस्क, ओके गिव मी एन एग्जाम्पल कि उसने आपको बुरी तरह ट्रीट की है। तो फिर वो आपको एग्जाम्पल देगा और आप उससे बहुत सारी चीज़ें जज कर सकते हैं। ये जो आपका ये जो पार्ट है, ये आपके ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी। आप किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उन इवेंट्स को आपस में आप लिंक करते हैं। अगेन आप कुछ क्वेश्चंस बीच में ऐड कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चंस अबाउट व्हाटएवर दैट पर्सन इज सेइंग, उसके बारे में कि लेट्स से ही इज सेइंग समथिंग पॉजिटिव अबाउट सम टास्क और जॉब, तो आप उससे पूछ सकते हैं, ओके आपने उस सिचुएशन में क्या किया। तो फिर वो अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स आपको बताना शुरू कर देगा, या अपने कुछ गलती को बताना शुरू कर देगा, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन स्टिल इसी के साथ साथ इफ दैट पर्सन इज सजेस्टिंग समथिंग, इफ दैट पर्सन इज पॉइंटिंग आउट समथिंग, आस्क फॉर सॉल्यूशन ऑलवेज। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका अपना काम आसान हो जाएगा। अगर आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है सोल्यूशन ढूंढना आपका काम है, लेकिन आपके लिए वो काम कर रहा है, सो अगर आप उससे सोल्यूशन पूछेंगे, क्योंकि वो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में है और उस सिचुएशन को उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझेगा, यू कैन ऑलवेज आस्क दैट पर्सन अबाउट द सोल्यूशन कि व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज किस तरीके से होनी चाहिए, डू यू हैव एनी सोल्यूशन इन माइंड। इस तरह का यू कैन आस्क एनीथिंग। नेक्स्ट इज समराइज और रीस्टेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीडबैक। आप अपनी जो फीडबैक है उसको आप रीस्टेट करें, समराइज करें। अपने एम्प्लॉय को या उस इंसान को आप अपने फीडबैक के बारे में बताएं कि दिस इज योर फीडबैक अबाउट दैट सिचुएशन, या दिस इज योर फीडबैक अबाउट दैट पर्सन, या दिस इज योर फीडबैक अबाउट certain question or suggestions or example that person has given you. Next, try not to act defensively or make excuses. हम अक्सर ये काम करते हैं कि कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। भाई दैट पर्सन इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सेम एज यू, सो उसका भी पूरा एक हक है, उसका भी पूरा एक राइट है कि वो अपनी जो सोच है उसको वो बता सके, या उसके पास वो हक होना चाहिए। कॉज दैट इज नॉट अ डिक्टेटर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्टाइज है या फॉर्मल है या फंक्शनल है, जो भी है। सो आपने डिफेंसिव नहीं होना, लेट दैट पर्सन स्पीक हिज माइंड। वो जब बता ले, आप अपने उसके साथ साथ आप एक्सक्यूजेस भी ऐड ना करें, उसको ओपनली अपनी चीज को कम्युनिकेट करना दें। नेक्स्ट, एक्नॉलेज द फीडबैक एंड ऑफर थैंक्स। आप जो फीडबैक वो देता है जो आप देते हैं, डू एक्नॉलेज दैट, और थैंक्स, बी कर्टियस, उसमें कुछ गलत नहीं है। यू विल नॉट लूज योर पोजिशन, बी कर्टियस इन योर कन्वर्सेशन, बी ओपन टू चेंज, नोबडी इज परफेक्ट। इफ दैट पर्सन इज giving any suggestion, or if that person is giving any solution or comments about you or the department or your personnels, so don't feel defensive, you don't feel offensive about that, rather कोई भी perfect नहीं होता। ये चीज अगर आप अपनी conversation में बोल भी देंगे, even then you are not going to lose your stature। आप ये चीज दूसरे को भी acknowledge कराएं कि जैसे आपने मेरे बारे में फीडबैक दिया, मैंने उसको कुछ गलत नहीं समझा, क्योंकि मैंने वो किया जो
मेरी सिचुएशन में मुझे बेस्ट लगा था. Nobody is perfect. If you are pointing out something, it's more like room for improvement for me. Okay, I'll try to make that change within myself or within my department or that person for whom you are talking. So same is the case goes for that person without even saying. वो खुद इस चीज को acknowledge कर लेगा कि अगर ये अपने बारे में feedback लिख सकते हैं, अपने बारे में comment सुन सकते हैं और offensive नहीं हुए, तो मुझे भी नहीं होना चाहिए. दिस ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव रिप्लाई टू द पर्सन. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एम्प्लॉय का क्या रोल है और सुपरवाइजर का क्या रोल है. लेट्स सी. रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ. एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल. यू आर नॉट अ स्पून फीडर. आप उनके लिए स्पून फीडर नहीं है. ऑल्दो आपने अपना एक रोल इस तरीके से क्रिएट करना है कि आप उनको चीज़ें थोड़ी बताते रहेंगे या उनको कोच करते रहेंगे. दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन आप उनकी सेल्फ डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबल नहीं है. वो खुद हैं, क्योंकि हर इंसान की ज़ात अपने तक होती है महदूद, और वो खुद अपने लिए बेहतर चीज़ें सोचता है. लेट देम बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट. सो एम्प्लॉय इज़ देयर. लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयबिलिटी फोकस. जो एम्प्लॉई है उसका जो फोकस है वो लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयबिलिटी. ऑब्वियसली वो मार्केट में आया है, जॉब करने के लिए आया है, घर से निकल के एजुकेशन अपना करिकुलम वो सारा ख़त्म करके एकेडमिक सेशन से निकल के उसने स्टेप इन किया है प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम करने के लिए. द फोकस इज वर्क. चाहे वो जैसा भी काम है, लेकिन वो काम करने के लिए ही, नौकरी करने के लिए ही मार्केट में आया है. चाहे आपके साथ है, चाहे दूसरे के साथ है. दिस इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई. नेक्स्ट इज मेंटेन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर करंट जॉब. अच्छा, ये एक ऐसा फिनोमेना है, ये एक ऐसी चीज है कि जो सबसे लो और बिलो एवरेज जो आपका एम्प्लॉई होता है उसकी भी यही ख्वाहिश होती है. चाहे वो डे ड्रीमर ही सही, चाहे वो सिर्फ ख्वाहिश करता हो, उसके लिए कुछ करता ना हो, लेकिन स्टिल उसकी एक सोच होती है कि जो अभी करंट जॉब कर रहा है, चाहे वो जो भी है, इलेक्ट्रीशियन है या वाइस प्रेसिडेंट है, चाहे वो जनरल स्टाफ है या एग्जीक्यूटिव है, जो भी है, उस काम को, उस जॉब को करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो उसको मेंटेन करे, उसको ऊपर लेके जाता है. दैट्स अ सेपरेट थिंग. शायद उसमें दोनों फैक्टर्स काम करेंगे. आप भी काम करेंगे, वो भी काम करेगा, मिलके उस चीज़ को अप करेंगे. लेकिन अगर वो नीचे जा रहा है तो उसकी एम्प्लॉय की खुद कोशिश होगी, एक सबकॉन्शियसली, एज आई सेड बिफोर, कि इस टॉपिक का बहुत ताल्लुक आपके साइकोलॉजी से होता है. उसकी कोशिश होगी कि वो नीचे ना जाने दे. अगर नीचे जा रहा है तो फिर भी ये दोनों की म्यूचुअली गलती होगी, आपकी भी और उस रिसोर्स की भी. लेकिन इंडिविजुअल की, ये एम्प्लॉय की इटसेल्फ एक जो कोशिश होगी, जो 70 या 80% जो रोल प्ले कर रहा होगा, वो उसकी अपनी साइकोलॉजी रोल प्ले कर रही होगी कि वो उस चीज़ को मेंटेन करे, नीचे ना जाने दे. अगर ऊपर नहीं कर सकता, जो भी उसके हालात हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, कॉलीग्स हैं, सोसाइटी है, जो भी फैक्टर है, उसके बावजूद वो उस चीज़ को नीचे ना जाने दे. डिफाइन कैरियर इंटरेस्ट एंड गोल्स. ये एम्प्लॉय का काम होता है कि वो अपने कैरियर इंटरेस्ट जो हैं वो पुट करे या वो उसको डिफाइन करे, और अपने जो गोल्स हैं, सेल्फ गोल्स, उनको ओरिजिनेट करे. सेम इज़ द केस. जब छोटे होते थे तो हमारे लिए हमारे पेरेंट्स जो हैं वो सारे गोल्स या इंटरेस्ट डिफाइन करते होते थे कि बेटा आप ऐसा करो, आप जो हो वो फोर्सेस में जाओ, आप या मेडिकल साइड पे जाओ या इंजीनियर साइड पे जाओ. लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए तो उस वक्त हमने खुद से डिफाइन करना शुरू कर दिया. इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कि इंसान का इंटरेस्ट होता है. हाँ, इफ समथिंग इज नॉट रेलेवेंट और टेबू इन अ सोसाइटी, तो हाँ, फिर वहाँ पे हमारे पेरेंट्स वो रोल प्ले करते हैं. बच्चा अगर कहता है कि जी मैंने म्यूजिशियन बनना है, तो वो पेरेंट्स को ये चीज़ कभी कबूल नहीं होगी, वो फिर उस चीज़ को रोकेंगे. दे विल ट्राई टू क्रिएट अ बैरियर, दे विल ट्राई टू क्रिएट सर्टेन लिमिटेशंस फॉर अस. तो लेट द एम्प्लॉई डिफाइन हिज इंटरेस्ट एंड कैरियर गोल्स.
नेक्स्ट इज कंप्लीट इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान। इंडिविजुअल के जो डेवलपमेंट प्लान है वो उसको खुद अचीव करने दें, उसको खुद कंप्लीट करने दें। विद इन माई ऑर्गेनाइजेशन आई हैव सीन सर्टेन पीपल, और विद इन माई करियर आई हैव सीन मैनी पीपल कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो काम है, जो टास्क हैं, वो सारा कुछ वो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके कुछ सेल्फ डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं। कोई इंग्लिश क्लासेस अटेंड कर रहा है, कोई अरबिक सीख रहा है, कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई जो है ड्राइंग सीख रहा है, कोई गिटार सीख रहा है, कुछ भी एनीथिंग, वो उनके अपने डेवलपमेंटल प्लान्स हैं। एंड इट इज़ रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो डेवलपमेंटल प्लान जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल के लिहाज से अलाइंड है या नहीं है, इट इज़ देयर ऑन। सो ये रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय की अपनी। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ सुपरवाइजर। क्रिएट अ लर्निंग स्लैश डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट। ये आपका काम है। अभी हम लोग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिहाज से। इट इज़ अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सुपरवाइजर कि उसने लर्निंग और डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है या करवाना है। सेम हम इस चीज़ को पर्सनल लाइफ में ले आते हैं। अगर आपने बच्चे को सिर्फ कमरे में बंद करके रख दिया, आपने घर से किताबें हटा के वहाँ पे म्यूज़िक सीडीज़ डीवीडीज़ ये आपने रख दी, तो वो उसकी डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट नहीं है, वो लर्न नहीं कर रहा उससे कुछ। उसके लिए फिर पेरेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ लीगोज और मुख्तलिफ बुक्स, जर्नल्स, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा घर में लेके आते हैं। उस इन्वायरमेंट को इस तरह क्रिएट करते हैं कि बच्चा क्वेश्चन पूछे, उसको स्नब नहीं करना ताकि वो लर्न कर सके। वो एक लर्निंग इन्वायरमेंट पेरेंट्स खुद क्रिएट करते हैं। सो अगर आप घर में अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, सेम इज़ द रोल ओवर देयर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आपने वहाँ पे भी इसी तरीके से करना है। उसका माहौल, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल क्रिएट करना है वो आप हैं। यू आर मदर एंड फादर विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। बोथ रोल्स वो आप ले कर रहे हैं। सो उसके लिए आपने वो लर्निंग और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपने खुद क्रिएट करना है। और वो कैसे करते हैं? इंकरेजमेंट, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, ये इस टाइप की चीज़ें करके आप वहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। एनवायरनमेंट के बाद प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स। आपने कोई स्किल एम्प्लॉय अपने अंदर ऐड करना चाहता है, कोई स्किल हासिल करना चाहता है, तो आपने उस चीज़ के लिए सपोर्टिव होना है। हाँ, ये ज़रूर फैक्टर होगा कि इफ दैट स्किल इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और रिक्वायर्ड बाय द टास्क और द जॉब दैट पर्सन इज परफॉर्मिंग, तो वो चीज़ आपने सिर्फ देखनी है। लेकिन अदर देन दैट यू मस्ट बी अ सपोर्टर ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स। क्योंकि ये भी एक चीज़ होती है कि आपकी नज़र क्योंकि आगे फ्यूचर पे होती है, आपकी नज़र इंडस्ट्री पे होती है, आपकी नज़र कंपैटिटर्स पे होती है। सो अगर कोई एम्प्लॉय ऐसी चीज़ सीखना चाहता है जिसका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लान्स के साथ है, लेकिन इस बात का जो ताल्लुक है या इस बात के बारे में एम्प्लॉय को नहीं पता, लेकिन आपको पता है, कॉज यू आर द स्ट्रेटेजिक प्लानर, तो आपको पता होगा कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के में ये चीज़ किस तरीके से लिंक इन हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिस्कस डेवलपमेंट नीड्स फॉर करंट जॉब। आपने ये चीज़ भी डिस्कस करनी है। दिस इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ सुपरवाइजर कि आपने डिस्कस करना है डेवलपमेंट नीड्स फॉर करंट जॉब। जो उस करंट जॉब को परफॉर्म करने या उस बेंचमार्क को अचीव करने या उस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी डेवलपमेंट नीड्स हैं आपने वो डिस्कस करनी है। अच्छा, डिस्कस करने और प्रोवाइड करने में फ़र्क है। आई होप कि आपने ये पॉइंट यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे डिस्कस लिखा है, प्रोवाइड नहीं लिखा, क्योंकि फर्स्ट यू डिस्कस, मे बी दैट पर्सन वुड बी सजेस्टिंग के आई नीड टू गो टू फ्रांस और इटली फॉर सच काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, लेकिन आपके जहन में जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें, कॉस्टिंग, बजटिंग, टाइम, ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हर चीज़ आपके जहन में होती है। तो आपने ऐसा नहीं है कि उसने जो डिमांड किया आपने उसको फुलफिल कर दी। यस, देयर मस्ट बी समथिंग दैट यू कैन डू और देयर मस्ट बी अ वे अराउंड फॉर सर्टेन थिंग। सो आपने वो चीज़ जो है उससे डिस्कस करनी है। डिस्कस कैरियर डेवलपमेंट विद एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय अपने आप को कहाँ पे देखता है, इस क्वेश्चन के थ्रू
आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, उसके रिटेंशन थिंकिंग, उसका नेक्स्ट फ्यूचर प्लान, उसका कितना टाइम यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करना चाहता है या वो कितना सेटिस्फाइड है नहीं है, ये सारी चीज़ें आप उसके करियर प्लान की डिस्कशन से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज कंसिस्टेंट विद प्लान। आपने वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये भी आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है कि जो आपके प्लान से कंसिस्टेंट हो, अलाइन कर रही हो। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ प्लान लिखा है, प्लान डजंट मीन कि कोई एक स्पेसिफिक प्लान है, दैट कुड बी स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन, योर डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट इन विच दैट पर्सन इज वर्किंग, कुछ भी हो सकता है। सो आपने वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है जो कंसिस्टेंट हो विद दैट प्लान। नाउ कम्स द लीगल कंसिडरेशन, जॉब रिलेटेड फोकस, comments free of bias or discrimination. All the written documents are part of the employee permanent record. लीगल एस्पेक्ट को भी अपने जहन में रखना है। पाकिस्तान में तो खैर ये चीज़ नहीं होती, लेकिन इन वेस्टर्न वर्ल्ड ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वहाँ पे अगर आपके जो एम्प्लॉयर है उसने आपकी, आई हैव सीन सर्टेन केसेस इन माई लाइफ, अगर एम्प्लॉय की ओबेसिटी के ऊपर उसने कोई बात कर दी है या उसके रिलीजन के ऊपर कोई बात कर दी या उसके कोई बिलीफ्स के ऊपर बात कर दी है, वो एम्प्लॉयर को कोर्ट में ले जाते हैं और इसके ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉ सूट्स जो है वो इसके ऊपर फाइल हो चुके हैं और वो विन भी हो चुके हैं बाय एम्प्लॉय इटसेल्फ। सो ये लीगल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसको अपने अपने जहन में रखना है, क्योंकि ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये रिकॉर्ड बन जाते हैं। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड लिंकिंग दैट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टू कोचिंग। फर्स्ट वी नीड टू नो कि व्हाट इज द नीड फॉर कोचिंग। Too many managers use a negative approach to managing behavior. As I said before कि कुछ चीज़ें theoretical होती हैं, कहानियाँ, किताबी बातें, लेकिन कुछ चीज़ें practical होती हैं, on ground चीज़ें क्या हो रही होती हैं। एक तो होता है ना optimum scenario कि जी ये चीज़ होगी, ये होगी, ये होगी तो तब ये result achieve होगा। That is the optimum scenario. Practical world में क्या होता है कि ये चीज़ होगी, इस चीज़ का आधा पोर्शन होगा और ये चीज़ शायद होगी भी नहीं, तो फिर आपने मैक्सिमम रिजल्ट कैसे अचीव करना है, मैं उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। सो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बिहेवियर को मैनेज करने के लिए मैं इस तरह कहता हूँ कि 90% मैनेजर्स जो हैं वो नेगेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं। स्नबिंग, पनिशमेंट, थ्रेट्स, बहुत सारे इस तरह की टैक्टिक्स वो उसको यूज करते हैं कॉज दे फाइंड इट इजी। उनके ख्याल में ये बड़ा इजी काम है, वो थ्रेट दे देना और उसके बाद बंदे को कह देना कि वो ये सर्टन काम करे, उनके लिए बड़ा ही इजी वे होता है। और इंसान की आदत है, फितरत है कि वो इजीनेस की तरफ जाता है। तो आप ये जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि नीड फॉर कोचिंग, कोचिंग की नीड क्यों है, तो उसके लिए एक पॉइंट सबसे पहला ये आ गया। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड ओवरलोड द गुड वर्कर। कोचिंग की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि दैट एक्ट एज एन अल्टरनेटिव, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है, प्रॉब्लम को अकर होने से पहले ही रोकने की कोशिश करता है। आपको पता होता है कि जिस लाइन पे चलते हुए ये एम्प्लॉय जा रहा है ये आगे जाके एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है या ये जाके हमारे लिए मसला बन सकता है, तो उसको प्रिवेंट करो, उधर ही रोको, अवॉइड करो। और उसके लिए ये अल्टरनेटिव के तौर पे, स्ट्रेटजी के तौर पे ये यूज होता है। रादर मैं इसको कहता हूं कि दिस इज अ रोल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल है मैनेजर्स की। Next is sometimes the only time the supervisor talk to a worker is when there is a problem. Need for coaching, हम इसको पढ़ रहे हैं कि नीड क्या है कोचिंग की, और वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि सुपरवाइजर सिर्फ उस वक्त अपने वर्कर से बात करता है कि जब उसको कोई प्रॉब्लम नजर आ जाता है, वो उससे पहले नहीं करता। लेकिन ये कोचर एक ऐसा रोल है कि जिसका काम है कि
इशू खड़ा होने से पहले ही इशू को रोक दे। इशू हो गया तब भी अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी के तौर पे ये काम करेगा, गाइड करेगा, लाइक अ बीकन। सो ये 3 मेजर रीजन है कि जिसकी वजह से आपको ये कोचिंग का टॉपिक आपके लिए जरूरी है समझना, और आज आप अपने आप को इस रोल में फिट बैठाएंगे। जब आपने इस रोल को ग्रास्प कर लिया, तो मैंने जैसे शुरू में आपको ये बात मैंने कई बार आपको ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स मैंने कही है कि अगर आपने एचआरडी का रोल प्रॉपरली समझ लिया तो आप एक बहुत अच्छे फादर भी बन जाएंगे, आप एक बहुत अच्छे हस्बैंड भी बन जाएंगे, बहुत अच्छे बेटे भी बन जाएंगे, बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। जितने रोल हैं जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन का जिसमें ताल्लुक है, वो सारे के सारे रोल्स आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एंड एज आई सेड बिफोर कि एक मिथ है कि कौन लोग अच्छे एचआरडी मैनेजर्स बनते हैं या एचआरडी प्रोफेशनल्स बनते हैं। जैसे एक मिथ है कि कौन लोग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं या कौन लोग लीडर्स होते हैं। आर लीडर्स बोर्न बाय बर्थ दे आर लीडर्स, और लीडर्स कैन बी डेवलप्ड। ये एक मिथ है, ये एक स्टडी है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है। उसी तरीके से ये भी एक रिसर्च है और इसके ऊपर भी स्टडी हो रही है कि किस तरह के लोग जो हैं वो कोचर या एचआरडी मैनेजर्स या एचआरडी प्रोफेशनल बनते हैं। क्या वो बाय बर्थ होते हैं, वो सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। तो इस कोचिंग को मैं कहता हूं कि ये एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है जो हर किसी में नहीं पाया जाता। हाँ, इस रोल को, इस ट्रेट को अडॉप्ट जरूर किया जा सकता है, लेकिन ये हर किसी में नहीं होता। Let's see what it says. Coaching a positive approach, an active and positive management approach. Active and positive. Remember, the focus is on active. It's more like a preemptive kind of a thing. An active and positive management approach. Employees should know what to do, how to do it, problem solving. And participative management, workers have a voice in their work. Performance management and coaching. In coaching, performance appraisal, the first step. The performance management, employee goal setting, coaching, reward, and individual development. Now comes the definition of coaching. No single accepted definition. It is a mutual discussion leading to improved performance and positive relationship. अब आप इस डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा गौर से समझें या इसको देखें, अ म्यूचुअल डिस्कशन लीडिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। एक म्यूचुअल डिस्कशन होती है, 1 to 1, ग्रुप टू 1, जैसे भी आप उसको करना चाहें। लेकिन ये कोचिंग बेसिकली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होती है, विच लीड्स टू performance and positive relationship. Improve performance. एक तो हमने टेक्निक या मेथड वो देखा है कि आप ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं, कोई लर्निंग सेशन आप क्रिएट करते हैं, कोई एक्टिविटीज देते हैं, कोई चैलेंजिंग एनवायरनमेंट देते हैं, वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग साइड है। लेकिन ये ऑल इन ऑल एक डिफरेंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इसका पॉजिटिव रिजल्ट होता है, दैट इज योर कोचिंग। और इसके थ्रू आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय के साथ हो, चाहे वो एम्प्लॉय और टीम लीड के साथ हो, एम्प्लॉय और सुपरवाइजर के साथ हो, या वो विद इन द डिपार्टमेंट हो, आप वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज a process to encourage employees. It's a process to encourage employees to accept responsibility for their actions, achieve and sustain superior performance, work as partner in achieving organizational goals and effectiveness. Let's take an example of cricket. हम सबको क्रिकेट बहुत पसंद है, ये एक फीवर में होता है हमारे यहाँ।
जो कोच होता है विद इन दैट क्रिकेट टीम, उसका क्या काम है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, मुख्तलिफ हमने कोचेस देखे, मुख्तलिफ कोच आए, कभी बॉलिंग कोच, कभी फील्डिंग कोच, कभी वो प्रैक्टिस कोच, XYZ किस्म के कोच हमारे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन वो कोच का काम क्या होता है? वो सबसे पहले रियलाइज करवाता है। ये याद रखें, ये रियलाइजेशन जो है ना, ये एक ब्लेसिंग होती है और ये हर किसी के अंदर नहीं आ सकती। अगर खुद से नहीं है तो फिर किसी के थ्रू वो आएगी, किसी एक्सपीरियंस के थ्रू वो आएगी रियलाइजेशन। देयर इज अ थ्योरी, वन साइड देयर इज एक्सेप्टेंस, वन साइड देयर इज रियलाइजेशन, देयर इज रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के दरमियान की एक स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। हम उस स्टेट से किसी न किसी एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं। हम चाहे चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, चाहे हम किसी चीज़ को रिजेक्ट कर लें, वो रियलाइजेशन की बेस पर ही होगी। सो आप अगर किसी को कोई चीज़, कोई सिचुएशन, कोई बात, कोई फिनोमेना, कोई एस्पेक्ट, कोई डायमेंशन, कोई थॉट, कोई प्रोसेस आप किसी को रियलाइज करवाना चाहते हैं तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले एक्सेप्ट करवाना है उस वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन। वो जो भी काम करेंगे, मैं इस एक्शन के साथ अगर टास्क का वर्ड ऐड कर दूं, दैट वुड बी वेरी गुड, कि एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन एंड टास्क। सो इफ देयर इज अ बॉलर, तो उसको ये चीज एक्सेप्ट करवानी है कि वो बॉलर है और ये उसका एक रोल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उस रोल को प्रॉपरली प्ले करना है। नेक्स्ट, अचीव एंड सस्टेन सुपीरियर परफॉर्मेंस। आपने ये भी एम्प्लॉय को इनकरेज करना है कि वो अचीव करे और सस्टेन करे। अचीव एंड सस्टेन सुपीरियर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज वर्क एज पार्टनर इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इफेक्टिवनेस। Supervisor's role in coaching. A supervisor should be motivated to see the work group succeed, can use all information on hand, has opportunity to coach and counsel, has authority to carry out coaching, and also is responsible for unit effectiveness. HRD professionals' coaching role. Provide training for coaches, provide training to correct performance problem, provide organizational develop support. Coaching is an HRD intervention. अब आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये आपकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका अपना भी एक रोल है। Coaching to improve poor performance. Define poor performance. Responding to poor performance. Conducting a coaching analysis using the coaching discussions. First, define poor performance. Definition. Specific agreed upon deviations from expected behavior. It is a specific agreed upon deviation. पहले हमने परफॉर्मेंस पढ़ा था, वो आपका एक बेंचमार्क था जो आपने अचीव करना होता है या जो आपने एक सेट स्टैंडर्ड रखा होता है। लेकिन ये अग्रीड अपॉन, वो भी अग्रीड अपॉन होता है स्टैंडर्ड, और ये भी एक स्पेसिफिक अग्रीड अपॉन डेविएशन है। दिस वाज योर स्टैंडर्ड, ये अपर एरिया था। लेकिन अगर आपने इसको सस्टेन नहीं किया और आप इससे नीचे जा रहे हैं, दैट इज योर डेविएशन। आप डेविएट कर रहे हैं अपने पाथ से फ्रॉम एक्सपेक्टेड बिहेवियर। जो आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर था उस स्पेसिफिक जॉब, उस स्पेसिफिक फंक्शन, उस स्पेसिफिक रोल में जो आपका बिहेवियर था, अगर आप उसे डेविएट कर रहे हैं, दैट इज योर पुअर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस must be evaluated against some standard or expected level of performance. Standards or expected level of performance must be known by the supervisor and the worker. So that is why it was agreed upon. Supervisor और worker दोनों ने agree किया था कि ये specific function perform करना है। So अगर वो specific function perform नहीं हुआ जिसका एक set standard था which was also decided, pre-decided, तो उससे जो deviation है that is your poor performance. Now types of standards, हमने पीछे अगर देखें तो standards, जो last point था, standards are expected levels. अब हमने ये देखना है कि type of standards क्या हैं। Number one is absolute.
Same scale or standard is applied to all subordinate. Next is relative. Performance is evaluated relative to the performance of other. Deviant workplace behavior. वो जो deviation है ये उसी से निकला है deviant. Deviant workplace behavior. Production deviance. Working slow, leaving early. Very typical. ये हम लोगों का एक जर्नल स्टाइल है. प्रॉपर्टी डिवियंस, सैबोटाज, लाइंग अबाउट आवर्स वर्क, हम ये भी बहुत ज्यादा देखते हैं. जो हमारे पास स्टेटस रिपोर्टिंग आती है, काम एक्चुअली जो काम किया होता है 2 घंटे किया होगा लेकिन लिखा होगा 4 घंटे. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डिवियंस, शोइंग फेवरेटिज्म, गॉसिपिंग. अगेन ये हम लोगों के यहाँ बहुत होता है, हम लोग ये रोज ऑफिस में ये चीजें देख रहे होते हैं. सो ये गॉसिपिंग, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, क्रेप वाइन, ये सारी चीजें ये पॉलिटिकल डेवियंस में आती हैं. पर्सनल एग्रेशन, हरासमेंट, अब्यूज, स्टीलिंग एक्सेट्रा. नाउ हाउ टू रिस्पॉन्ड टू पुअर परफॉर्मेंस. हम कोचिंग स्टडी कर रहे हैं, उसमें कोचिंग ऑब्वियसली किसी पुअर परफॉर्मेंस के अगेंस्ट हो रही है और पुअर परफॉर्मेंस को रिस्पॉन्ड करने की कौन कौन सी थ्योरीज हैं. कैजुअल एट्रीब्यूशन थ्योरी that says people assign causes to behavior. Different actions are likely based on internal versus external attribution. Many people have, or rather everyone have certain logic for doing something wrong. हर किसी के पास एक लॉजिक होती है. अगर आप क्रिमिनोलॉजी को थोड़ा सा स्टडी करें तो उसमें जो ये सीरियल किलर्स होते हैं स्वाय चंद एक के, अदरवाइज बाकी सब के पास एक लॉजिक थी. कुछ ने कहा कि बस वैसे ही दिल कर रहा था. सो दैट मीन्स कि वो कुछ मेडिकल इशू है. लेकिन अदर देन दैट अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को आप थोड़ा सा एड्रेस करें इस पॉइंट में, तो आपकी जो कैजुअल एट्रीब्यूशन थ्योरी है दैट सेज कि पीपल असाइन कॉजेज टू बिहेवियर. लोग किसी ना किसी कॉज को एक स्टिमुलाई को ऐड कर देते हैं, एक रीजनिंग बना देते हैं उस बिहेवियर का. नेक्स्ट इज फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर. assumes or attributes behavior comes from a cause within a person. Assumes or attributes behavior comes from a cause within a person. Superior may overlook other causes. So लोग उस चीज को बहुत बार ओवरलुक कर देते हैं. अब इसके साथ जब ये आपकी कुछ स्टैंडर्ड कुछ थ्योरीज बन गई तो उसके साथ आपके कोचिंग एनालिसिस कैसे लिंक हो रहा है. द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस. सो यहाँ पे अब आपका एनालिसिस है कि कौन सी थ्योरी की वजह से, कौन सी रीजन की वजह से लोग ये काम कर रहे हैं. डिसाइडिंग ऑन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. Now, steps to follow in conducting a coaching analysis. Identify the unsatisfactory performance. आपने coaching analysis का जो step है, first part is identify the unsatisfactory performance. Number 2, decide if it's worth your time and effort. ये बहुत important का. यहाँ पे your को इसीलिए कैपिटलाइज किया है कि आपने सबसे पहले यह देखना है कि भाई आपका काम है या नहीं है. हो सकता है उसका जो इमीडिएट सुपरवाइजर है ये उसका काम है, हो सकता है ये उसके रेलेवेंट कोई उसका कॉलीग हो उसका काम हो सकता है ये कोई और उसका लिंक करता हो बंदा इसको. सो पहले आप ये देखें कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, कि वो आप उसके आइडेंटिफाई करें कि ये बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है आपके. क्योंकि ये भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मैटर करती है. वो जो इंटरवेंशन वाली है, क्रॉसिंग द लाइन वाला, या वो स्टेपिंग इनटू देयर स्पेस, वो वाली चीज़ जो है, बहुत से मैनेजर्स इस चीज़ को बुरा मान जाते हैं. बहुत से मैनेजर्स इस चीज़ को ऊपर बड़े ऑफेंड हो जाते हैं कि आपने मेरे वर्कर को आके ये बात क्यों कही, या आप उसको क्यों कोच कर रहे हैं. ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि आपको इस वक्त सिर्फ एचआरडी के लिहाज से ये चीज़ बता रहा हूँ. हो सकता है आप लाइन मैनेजर हो सकता है आप सुपरवाइजर हो सकता है आप टेक्निकल लीड हो. लेकिन अगर आप एचआरडी प्रोफेशनल हैं
और HRD डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है, तो फिर आपने ये चीज जरूर देखनी है कि आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग दैट प्रॉब्लम, डिसाइड इफ इट वर्थ योर टाइम एंड एफर्ट। तो ये बेसिकली वो लाइन की बात आ जाती है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट if the worker knows that their work is not satisfactory. Find out if worker knows that their work is not satisfactory. आप उसके बाद आपने ये भी देखना है कि क्या वर्कर को पता है कि उसका जो काम है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। हो सकता है उसको पता ही ना हो सकता है उसको पता हो। सो डज द वर्कर नो व्हाट इज टू बी डन। और उसके बाद आपने ये भी देखना है कि क्या वर्कर को पता है कि उसने क्या करना है अगर उसके परफॉर्मेंस पुअर है। देखें, ये जो सेकंड लास्ट और जो लास्ट पॉइंट है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है, ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि आपने अगर कोचिंग करनी है, क्योंकि लेट्स से देयर आर अबाउट 500 पीपल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन और इवन लेट्स से 50 पीपल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल आप अगर 50 लोगों के लिए भी कोचर के तौर पे काम करेंगे तो आपकी तो प्रॉब्ली शायद सारी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन वो कोचिंग का जो एस्पेक्ट है वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इट रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट। आपका दिमाग चल रहा होता है और हमारे पास अदर देन दैट कोचिंग और भी बहुत सारे काम होते हैं, मेजर वर्क लोड होता है, तो वो क्या ये फंक्शन हर वक्त परफॉर्म हो सकेगा। सो ये जो सेकंड और लास्ट पॉइंट जो है, ये बेसिकली आपके ही काम को आसान करो। हो सकता है उसको पता हो कि उसकी परफॉर्मेंस पुअर जा रही है, और ये भी हो सकता है कि उसको ये भी पता है कि उसने क्या करना है कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, और वो ऑलरेडी उस चीज के ऊपर काम कर रहा हो। आपको वो इतनी कोचिंग और वो टाइम एफर्ट और वो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत ही ना पड़े। सो दैट्स वाई कोचिंग एनालिसिस स्टेप 1 ये है। कोचिंग एनालिसिस, conducting coaching analysis. Number 2, are there obstacles beyond the worker's control? Does worker know how to do the job? Does a negative consequence follow effective performance? Number 3, does a positive sequence follow non-performance? Can the worker do the job if he or she wants to? Can the job or task be modified? अच्छा, जो second point है, again it is very important. Can the worker do the job if he or she wants to? हम लोग अक्सर ये चीज़ लोगों के बारे में या बच्चों के बारे में या स्टूडेंट्स के बारे में या किसी भी शख्स के बारे में, चाहे हमारे दोस्त हों कि जो पढ़ाई में अच्छा ना परफॉर्म कर रहा हो या यूनिवर्सिटी में हमारे साथ अच्छा ना हो या एनीथिंग, हम अक्सर ये एक जुमला कहते हैं, यार अगर ये काम करना चाहे ना तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ये हम कब कहते हैं और क्यों कहते हैं? थोड़ा सा सोचिएगा कि हम उस वक्त कहते हैं कि हमें अगले बंदे में पोटेंशियल नजर आ रहा होता है, हमें उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पता होता है, हमें उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में पता होता है, हमें उसके जो एप्टीट्यूड होता है या जो उसके अंदर पोटेंशियल, हमें उसके बारे में पता होता है, कैपेबिलिटीज का पता होता है। लेकिन सिर्फ वो इंसान अपने काम पे फोकस नहीं होता और उसका वो जो फोकस लूज कर रहा होता है, वो फोकस लूज होने की कोई 1 या 2 या 3 रीजन होंगी, वो कोई ना कोई रीजन होगी और हमें उस रीजन को पता करना होता है, या हमें बात का पता भी होता है अगर हम पर्सनल लाइफ की बात कर रहे होते हैं। सो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इफ यू नो अबाउट द वर्कर, इफ यू नो योर एम्प्लॉय, इफ यू नो हिम और हर एंड यू नो कि वो काम कर सकता है अगर वो करना चाहे तो, वॉन्ट्स टू, तो वहां पे आपका वो एनालिसिस और आपके फिर वो रोल जो है वो बहुत बेहतर तौर पे काम कर सकेगा। What if the problem persists? Even आपने अगर सारी उसको ट्रेनिंग दे दी, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट लॉन्च कर दिए, लेसन आपने उसको प्रोवाइड कर दी, लर्निंग प्रोग्राम्स उसके ऊपर आपने इंप्लीमेंट कर दिए, स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर दी, What if the problem persists? फिर क्या होगा? और ये बहुत बार होता है। मैंने इसकी एग्जांपल आपको पहले भी दी थी कि अमेरिकन कंपनीज ने $25 बिलियन स्पेंड किए
on their employees' training and development, and still the result was less than 5%, which is equal to 0. तो what if problem persists? तो फिर वहाँ पे कौन सी चीज़ काम आएगी? That is your coaching. Now, coaching discussions. 1. Kinlaw's approach, confronting or presenting, using reaction to develop information, resolving or resolution. मैं पॉइंट 1 को पिक करूंगा. क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्योरी है. फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्योरी इज कन्फ्रंटिंग. आप कन्फ्रंट करें चीज को, आप उससे भागे नहीं, सूद आउट नहीं करें, लेवल ना करें, स्मर्ज ना करें. आप उसको कन्फ्रंट करें, फेस करें कि हाँ देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज सम प्रॉब्लम. और प्रेजेंटिंग. सो ये कोचिंग डिस्कशन किनलॉज अप्रोच है. नेक्स्ट इज Forney's approach, coaching discussion. Get agreement with worker that a problem exists. First step, आपने सबसे पहले तो उसको वही confrontation वाली उसको realize करवाना है कि कोई problem exist करता है. Next is mutually discuss alternative solution to the problem. उसके बाद आपने mutual understanding के साथ, क्योंकि आपने उसको कुछ force नहीं करना है, कुछ dictate नहीं करना, like वो स्टिक सिस्टम, आपने उसको कुछ डिक्टेट नहीं करना है, आपने नहीं उसको थ्रेट करना है, बल्कि आपने म्यूचुअली एग्री करना है. ओके यार, क्या ख्याल है, ये किया जा सकता है फर्स्ट स्टेप के तौर पे? यस, आई कैन डू दैट. ओके, व्हाई नॉट, आप यहां से स्टार्ट करो. सो वो अल्टरनेटिव सोल्यूशन आपने एग्री करवाना है. नेक्स्ट इज म्यूचुअली एग्री ऑन एक्शन टू बी टेकन. सेम इज द केस. फॉलो अप टू मेजर रिजल्ट. डेफिनेटली आप कोचर हैं. लेट्स अगेन टेक दैट एग्जांपल. वो जो क्रिकेट कोच होता है, आप अगर उसको नोट करें, जब वो कोचिंग हो रही होती है या वो प्रैक्टिस सेशन चल रहा होता है, ही इज ऑलवेज होल्डिंग सम काइंड ऑफ पेपर इन हिज हैंड एंड अ पेन. दैट पर्सन इज ऑलवेज राइटिंग और यूजिंग समथिंग और राइटिंग समथिंग ऑन हिज लैपटॉप. किसी न किसी डिवाइस के ऊपर वो काम कर रहा होता है. व्हाई? क्योंकि वो मेजर कर रहा होता है. पहले लेट्स से उसकी परफॉर्मेंस वीक थी, वो फास्ट बॉलर है, वो लेट्स से 60 किलोमीटर्स के हिसाब से वो स्पीड पे बॉल करवा रहा है और उसने विद इन 1 ओवर सिर्फ 1 हिट की है. सो अब आफ्टर दिस कोचिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सोल्यूशन, उसके बाद आप उसको दोबारा मेजर करें. वो खड़ा हुआ है, वो नोट कर रहा है. ओके, विद इन 1 ओवर, विद इन 6 बॉल्स, 3 वर द हिट्स. सो डेफिनेटली देयर इज सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो वो आपने रिजल्ट्स को मेजर जरूर करना है. रिकॉग्नाइज अचीवमेंट व्हेन इट हैपेंस. और फिर उसके बाद वो रिकग्निशन वाला पॉइंट कि आपने रिकग्नाइज जरूर करना है कि जब कुछ अचीवमेंट होती है. क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर बोथ द थियरीज. यू नीड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स मस्ट बी म्यूचुअली अंडरस्टूड एंड एग्रीड अपॉन. व्हाट इफ कोचिंग फेल्स? ट्रांसफर द एम्प्लॉय टू वर्क दैट द एम्प्लॉय कैन डू. Terminate for substandard performance. Have an adequate documentation of coaching effort to support termination. Either of the three. Usually organizations या ऐसे departments का या coaches का जो एक last resort में होता है कि fire कर दो, terminate कर दो, निकाल दो organization से. लेकिन आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि आपने इसके ऊपर कितनी मेहनत की, कितना आपने उसको सेव करने की कोशिश की, कितना आपने उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, कितने आपने उसको एरियाज दिखाए, सारा कुछ आपने किया. स्टिल इफ दैट पर्सन इज नॉट परफॉर्मिंग, इट मीन्स कि वो कभी काम फिर होगा ही नहीं. तो फिर आइदर आप उसको ट्रांसफर कर दें. लेट्स से वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, आपने उसके अंदर देखा कि हाँ ये टेक्निकल काम में इतना अच्छा नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल इसकी बहुत अच्छी है. सो इसको ऐसा करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इसको मूव कर देते हैं, टेक्निकल से उठा के मार्केटिंग में. यस, यू कैन डू दैट. लेकिन अगर वो कहीं भी परफॉर्म नहीं कर रहा और कुछ भी ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही, देन टर्मिनेशन इज द लास्ट ऑप्शन. मेंटेनिंग इफेक्टिव परफॉर्मेंस एंड encouraging superior performance. Must reward good performance. Use goal setting, job redesign, work participation and job ownership. Manager coach responsibility. Provide evaluation. Self-evaluation can be difficult. People often focus on their weaknesses. यार मैं तो ये काम नहीं कर सकता.
फाइन, फेयर इनफ, जो कर सकते हो वो तो बेहतर तरीके से करो. सो ये चीज भी एक जहन में रखनी है. मैनेजर कोच कैन सी द बिग पिक्चर, मेक सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट, रीइंफोर्स कंपनी वैल्यूज. द पॉइंट इज के आप इस चीज को जिंदगी में भी उठा के देखें. जैसे पेरेंट्स होते हैं, बड़ा भाई होता है या कोई भी एल्डर इन फैमिली, वो हमेशा एक बिगर पिक्चर को देखते हैं और ये बड़ा होने का सबूत होता है. आप भी उस डिपार्टमेंट में होते हुए उस एम्प्लॉय के लिए आप एक बड़े का रोल अदा कर रहे होंगे. सो यू मस्ट बी एबल टू सी द बिगर पिक्चर. इफ दैट पर्सन इज लैकिंग इन समथिंग, लेट्स से ही इज नॉट गुड इन सोशलाइजिंग, और इस नॉन सोशलाइजिंग एस्पेक्ट का उसके काम पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर सक रहा और उसकी परफॉर्मेंस उस नॉन सोशलाइजेशन की वजह से थोड़ी सी नीचे जा रही है. लेट्स से 5 पॉइंट्स डाउन एज अ कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर, नीचे हो गई. लेकिन आपने उसकी जो बिगर पिक्चर आपने उसको नहीं छोड़ना. इफ दैट पर्सन इज टेक्निकली स्ट्रांग और वो बहुत अच्छा है लेकिन वो सोशलाइज नहीं कर सकता, तो आपने बीइंग अ मैनेजर और कोच आपने उसके उस बिगर पिक्चर को नहीं छोड़ना, उसकी उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना. इन्वॉल्वमेंट, कोचिंग, डिस्कशन, ये सारा कुछ. मेक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, रीइंफोर्स कंपनी वैल्यूज. स्किल्स नीडेड फॉर इफेक्टिव कोचिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स ऑब्वियसली. लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपको साइकोलॉजिकल स्किल्स जो हैं या बिहेवियरल स्टडी, वो आपको बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए. ह्यूमन मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं, कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि वो ज़बान में तासीर पैदा करना, वो कैसे हो सकती है. जैसे रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. तो वो जो यफ़क़हू क़ौली, वो लज है ना कि आपकी ज़बान में एक तासीर वाला जो पॉइंट है वो ज़रूर होना चाहिए, तब ये चीज़ काम करती है कि अगला बंदा आपकी बात को समझ सके. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग, स्पीकिंग एंड एक्टिव लिसनिंग. राइटिंग स्किल्स, एक्सेप्टेबल ग्रामर एंड स्पेलिंग, क्लियर एंड कंसाइज स्टाइल, एग्जाम्पल फैक्ट्स, discussions and recommendations, FDRs. Speaking skill, specific and descriptive, focused on the issue at hand, polite and respectful, focused on the problem, not the person, objective, not based on feelings. Active listening, very important, more than I hear you. You must be able to understand that the context of the discussion. Must listen for what the other person is trying to say. उसको वो स्पेस दें. अगर वो आपके आगे एक्सप्रेसिव नहीं है, मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उधर स्पेसिफिकली वो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं. उनके यहाँ काउंसलर्स होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि एम्प्लॉय उनके पास आके प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ के मसले आके उनके सामने बोले. एंड दो साइकोलॉजिस्ट आर एक्चुअली वेरी वेल पेड और हाईली पेड. उनका काम होता है कि वो उसमें से मुख्तलिफ डायमेंशंस निकाल के उनको सूद आउट करें. वो जो कथारसिस होता है, प्लीज डू सर्च ऑन दैट वर्ड. कथारसिस जो होता है वो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स. बी दैट पर्सन कि वो आके आपसे कथारसिस कर सके. क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी इवन के हम समझते हैं कि हम मर्द हैं, हमारे लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कथारसिस की. लेकिन अगर हम कथारसिस नहीं करते हैं तो हमारे बहुत सारे बिहेवियर, उसका रीज़न ही सिर्फ और सिर्फ वो कथारसिस ना करने का होता है. इफ़ वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इफ़ नॉट टू समवन एटलीस्ट अलोन, तो फिर हम बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, हल्के हो जाना, लाइट हो जाना, वो हो जाते हैं. सो ये आपके जो एक्टिव लिसनिंग का पॉइंट है, ये आप अपने लाइफ में अगर इसको ऐड कर लें, इफ़ यू बिकम अ गुड लिसनर, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूसरों के भी सॉल्व हो जाएंगे और आपके अपने भी. स्पेसिफिक टेक्निक्स आर नीडेड, इट इज़ नॉट ईजी. मैंने अभी ये चीज़ें सारी बता रहा था ना, वॉज अबाउट टू से कि इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. यह आसान नहीं है सुनना या वो चीज़ें बर्दाश्त करना या
even to become a coacher, it is not an easy task. How to listen actively? Mirror back what the individual says. So you think that you are doing the right thing. Is there more? ये क्वेश्चन है, एक क्यूरी है, एक पॉइंट है, एक टेक्निक है. आप क्योंकि आपने बातों से वो चीजें सॉल्व करनी है, तो उसमें ये मिरर बैक जो है, आप दूसरे को वो सिचुएशन दोबारा सुनाएं. क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान जब बोल रहा होता है तो वो खुद को नहीं सुन रहा होता कि वो क्या बोल रहा है, वो बस बोल रहा होता है. तो आप दूसरे को बताएं, सो यू थिंक दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग्स. आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं, और उस आंसर से फिर आपको बहुत सारी सिचुएशन रियलाइज हो जाएगी. Paraphrase and summarize. So you feel you are doing the job the way you were taught to do it, and that any quality error are not your fault. Is that right? Is there more? आप paraphrase और summarize करते हैं अगले की thoughts को, या कर रहे हैं आप उसको इस तरह कि आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और जिस तरह उस काम को करने की रिक्वायरमेंट थी वो आपने सारी फुलफिल की है. Is that so? Is it what you are saying? So, इस तरह से आप अगले का एक माइंडसेट आपके पास आ जाता है. पहले तो वो अपनी सारी बातें बोल रहा था, लेकिन अब आप उसका माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं, उसको उस थॉट प्रोसेस पे लेके आ रहे हैं कि जहां पे वो रियलाइज कर सके कि प्रॉब्लम उसके एंड पे लाए करता है. यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू गेट इंफॉर्मेशन. कैन बी आंसर्ड विद सिंपल yes or no. Use closed question to get yes or no answer. See table 102 and 103 in our previous lectures. कि वहाँ पे आपको याद है हमने वो open ended, narrow ended, open based questions ये सारे हमने वहाँ पे स्टडी किए थे. Active listening takes a lot of work. Interpersonal skills. Show respect for the individual. Focus on the present and future, not on the past. It is very important. हमारी आदत होती है, हम जब भी डिस्कशन करते हैं पहले ये हुआ था, ये यूं किया था, या इस तरीके से ना करते. वो पास्ट इज पास्ट, व्हाट इज डन इज डन, उसको कुछ नहीं हो सकता. जो अभी है और जो फ्यूचर है आपने उसके ऊपर फोकस रखना है. अगेन ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमारी आदत है, हम हमेशा पास्ट को उखाड़ते हैं. सो आपने प्रेजेंट और फ्यूचर को फोकस करना है. बी ऑब्जेक्टिव एंड प्लान अहेड. Affirm the efforts of others. Be consistent. Build trust. Demonstrate commitment to and respect for others. Integrity, integrity, and integrity. Effectiveness of coaching. Hard to measure objectively. Can be measured in many ways. Some coaches are better than others. Very true. Other needs to keep working to improve their coaching skills. Good coaching skills can be learned. Performance appraisal interview. Major source of employee feedback. Give employee the chance for feedback and participation in the process. Allow the coach to affirm his or her support. Provides opportunity for constructive criticism both way. Focus on the problem, not the personality. Time to mutually set next period's goal and objectives. Provides mutually understood basis for improvement. Now, coaching in a nutshell. Worker participate in discussions. Worker helps set goals for improvement. Feedback is specific and behavioral. Coaches are supportive and helpful. Supervisor needs to know the worker's job. Coaches need supporting and training. So I'm summarizing this whole performance management and coaching thing. Managers must ensure effective employee performance. Positive coaching provides a great opportunity for individual improvement, allows worker to accept responsibility, achieve superior performance, work towards organizational goals. Good coaches need effective communication skills, effective interpersonal skills, integrity, effective performance appraisal skills. Is it any wonder that good coaches can be hard to find? Yes, they are actually hard to find. But I'm sure you'll become a good coacher, inshallah, in your future life and coming ahead. Till next lecture, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.